तो हम लोग अभी क्वेश्चन राउंड में कि कैसे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ के अंतर्गत। तो उसमें डिस्कशन था और काफी डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन दिया था जो पूरा नहीं हुआ था डिस्कशन के तौर पे, तो वो ये था, आप लोगों को याद होगा पिछले वाले क्लास में कि दो चार्ज थे, प्लस क्यू था, मास m था, लेंथ l था और सेम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हैंगिंग थे। तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसीलिए ये दूर दूर थे, इनके बीच का एंगल थीटा था। डिस्कशन वाला पॉइंट, अब बहुत सारी चीजें इसमें मैं कहा था कि आप लोग सोचिएगा कि क्या होगा, ऊपर एक्सेशन नीचे एक्सेशन ये सब होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो एक ये बात करते हैं कि यदि इसको सैटेलाइट में, यदि हम लोग इसको सैटेलाइट में रखें, जो अर्थ को रिवॉल्व करती है सैटेलाइट, तो यहाँ पे क्या इनके एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, यदि ये निकाला जाए। मतलब ये कि केस बनाते हैं इन सैटेलाइट, यदि सैटेलाइट में, इन सैटेलाइट, यदि सैटेलाइट में इसको करें तो आप ऐसे देखिए कि यदि ग्रेविटी कम कर दी जाए, ग्रेविटी कम कर दी जाए, ये ग्रेविटी के कारण ही ये इस तरह से है, ग्रेविटी के कारण ही mg इसको ऐसे लिया हुआ है, लगाया हुआ है। यदि ग्रेविटी और बढ़ा दी जाए तो और पास आ जाएंगे, जो mg लग रहा है यही ऐसे किया हुआ, नहीं तो इनके बीच में रिपल्सन हो ही रहा है। इसका मतलब सैटेलाइट का फोटो यदि मैं बनाऊं तो सैटेलाइट में देखिए ये स्थिति हो जाएगी, ये रहेगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये रहेगा चार्ज और ये रहेगा चार्ज Q और mg का इफेक्ट खत्म, क्योंकि सैटेलाइट में इफेक्टिव ग्रेविटी, नॉट ग्रेविटी, सैटेलाइट में इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है। फ्री फॉल केस में इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है। फ्री फॉल केस, यदि लिफ्ट का रोप टूट जाए, लिफ्ट पूरा फ्री फॉल होने लगे तो 0 होती है। यदि कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन हो, वहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी, हम लोग कोई फ्रेम है उसके अंदर में जो बात करेंगे हम लोग 0 लेंगे, 0। सो इफेक्टिव ग्रेविटी तब होती क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटी होती है जो किसी फ्रेम में हम जो महसूस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, जो हम लोग स्टडी करते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, गिवन फ्रेम, जो अंदर में mg की तरह, mg की जगह जो इफेक्टिव चीजें दिखने वाली हैं, जैसे यहां पे मैं छोड़ूंगा इसको तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो किसी फ्रेम में, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेटेड है ना, कोई गाड़ी एक्सेलरेटेड है, कोई गाड़ी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है तो उसके अंदर में कुछ बात हो रही है। सैटेलाइट में, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट में बात हो रही है, तो सैटेलाइट जो अंदर में कोई होगा तो उसके लिए तो सैटेलाइट ही फ्रेम हो गया। फ्रेम मतलब जिसके अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप हैं, जिंदगी जी रहे हैं, आप उसी के अंदर हैं, तो वो फ्रेम होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है और इफेक्टिव ग्रेविटी 0 का मतलब mg जो सोचते हैं वो खत्म हो गया, mg नहीं लगेगा, और mg नहीं लगेगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस, रिपल्सन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, mg ही इनको यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पहला पॉइंट है थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन। एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना है।
दूसरा, इसमें ये भी पूछते हैं कि जब ऐसा है तो लेंथ एल है, टेंशन बताइए, रस्सी में टेंशन बताइए, ये भी क्वेश्चन होता है। आप हमको बताइए, एमजीएफ तो लगाना नहीं है, बताइए ये इस पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे ये इस पे खींचेगा अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो ये प्लस प्लस रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन, दिस इज इट। जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि रस्सी का टेंशन टी। आंसर है रुका हुआ है, रेस्ट में है, एक्सलेशन 0 है क्योंकि जा नहीं सकता, रस्सी से बंधा हुआ है। आंसर है T बराबर F, T बराबर F, एक्सलेशन नेट फॉर 0, और F आप जानते हैं कितना होता है, K Q बाई व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज 2L स्क्वायर। तो यहाँ पे 4L स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने पे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि किस तरीके से केसेस डिफर करते हैं, तो क्या क्या हमें सोचना पड़ता है। एनीवे, यदि हम लोग इसी में कुछ और भी बात करें, ये तो अच्छा हाँ, सैटेलाइट कहते, जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट, उसमें ये बात होगी, या फिर कोई लिफ्ट फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल, या कोई कार का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसके अंदर भी इफेक्टिव ग्रेविटी 0 माना जाता है, और यही केस होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मेरे से मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं अभी, जो क्लासेस नहीं किए होंगे, उनके लिए इफेक्टिव ग्रेविटी थोड़ा सा समझा देता हूं कुछ और भी केस की बात करके। तो जरा देखिएगा, देखिए, चलिए सोचते हैं। यदि ये लिफ्ट हो और ऊपर इसको एक्सेलरेट किया जाए, एक्सेलरेशन केस बनाते हैं, केस एक्सेलरेशन अपवर्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन अपवर्ड। अब ये इनके बीच का थीटा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, थीटा ही रहेगा, कि कुछ कह नहीं पाएंगे। इस पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है। अब बात ये हो रही है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर फ्रेम क्या होता है, और कहीं एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जल्दी से करने के लिए। ऐसे तो यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो कहीं पे भी बात अब इसकी नहीं हो रही है, बात मेरी ध्यान से सुनो। जब भी किसी चीज के अंदर कुछ हो, कोई ब्लॉक सरके, कोई ब्लॉक खींचे, या टूल मशीन हो, कोई भी प्रोसेस हो जो तुम किए होगे ऐसे नॉर्मली, वेज पे कोई चीज सरक रहा है, वेज खुद ही चल रहा है, दो चीजों का कोलिजन हो गया, कुछ भी, ये आपके सामने है ही, फ्लूइड मैकेनिक्स, कोई कंटेनर में वाटर है, उसके अंदर ब्लॉक है, कोई डूब रहा, जा रहा है, कुछ भी, जिसके जो भी तुम क्वेश्चन किए होगे, उसी में एक ठो और उसी तरह का सारा क्वेश्चन किसी ऐसे फ्रेम में रख के बात हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जो एक्सेलरेटेड हो, तो उस क्वेश्चन को कहा जाता है कि थोड़ा और कठिन हो गया। ठीक है, करेंगे कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। जो आप किए होंगे बिना किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर, नॉर्मल सा ग्राउंड पर, सिंपली जो कुछ भी ग्राउंड पर कुछ भी आप किए होंगे, ग्राउंड पर, जो इससे पहले ग्राउंड पर ही बात हो रही थी, जो कुछ भी आप किए होंगे वो सारा फिर से वैसे ही करिएगा, और मानिएगा कि ये एक्सेलरेटेड नहीं है, पर जो जी जहां एमजी लगाए होंगे, जहां जहां जी होगा वहां वहां जी इफेक्टिव ले लीजिएगा और सब सही हो जाएगा। और सही नहीं बल्कि करिएगा भी मत, क्वेश्चन ही मत सॉल्व करिएगा, बल्कि जो किए होंगे यदि याद होगा तो वही सब आंसर है,
यदि जी की जगह जी इज रिप्लेस्ड बाय जी इफेक्टिव ग्रेविटी। आंसर है कितना आसान है। एक ये पॉइंट है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जी इफेक्टिव निकाले कैसे। जी इफेक्टिव ये समझ में है कि जी इफेक्टिव होता है किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली दिखता है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, जो महसूस होता है, जो अंदर में आदमी है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे चाहे अपने बॉडी से ही महसूस करे, उसे हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी कहते हैं। तो निकाले कैसे? निकालते मैं बताता हूं कैसे निकाले। आप अर्थ वाला प्लैनेट वाला, प्लैनेट का मतलब अर्थ ना हो, मार्स हो, है ना, सैटर्न हो, यूरेनस हो, कुछ भी, मतलब जो भी हो, अर्थ वाला जी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसे कहते हैं एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अर्थ। अर्थ वाला तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बाकी फ्रेम का एक्सेलरेशन उल्टा करके इसमें जोड़ देंगे। क्यों करेंगे वो मैकेनिक्स में पता जाए कि एक लंबा सा फिर से शुरू कर दिया और ये और भी क्लास लग गया तो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा ना कि अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मैकेनिक्स की सारी चीजें मैं इसी में पढ़ाने लगूं। अब पर ये देखिए कि मैकेनिक्स की कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। तो छोटे में एक बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स में तो डिटेल में पढ़ाता हूं, इतना ज्यादा डिटेल में कि आपको किसी किताब में उतना नहीं मिलेगा और कोई भी शायद नहीं पढ़ाता होगा, और एक एक लॉजिक्स के साथ, है ना। तो वो समझने की जरूरत है। एनीवे, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल, वो बनाते हैं और फ्रेम का एक्सेलरेशन उल्टा करके इसमें जोड़ देते हैं, वेक्टोरियली जोड़ते हैं, स्केलरली नहीं। यानी कि इसका ए है और जी होता है तो जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेशन तो भी जी प्लस ए, उधर एक्सेलरेशन तो भी जी प्लस ए, नहीं, वेक्टोरियली जोड़ते हैं उल्टा करके। क्यों जोड़ते हैं मैं बार बार फिर से रिपीट कर दूं कि मैकेनिक्स का पार्ट है, ये सब चीजें प्रूफ उसमें करते हैं कि क्यों उलट जाता है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा यदि आइडिया दे दूं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दूं तो यही मैं कहूंगा कि फ्रेम को हम रेस्ट में मानने जा रहे हैं इसी कीमत पर, उल्टा करके जोड़ने की कीमत पर फ्रेम को एक्सेलरेटेड नहीं मानने जा रहे हैं। यदि हम ये कर लिए तो चलिए करते हैं। यदि ऊपर एक्सेलरेशन है फ्रेम का, ऊपर एक्सेलरेशन है तो किधर जोड़ेंगे? नीचे, ठीक है, नीचे। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जरा बताओ? जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा डाउनवर्ड, और फ्रेम को रुका हुआ मान लेंगे। सच में नहीं रुका है, हम उसको आसान बनाने के लिए ये कर रहे हैं। अब जरा बताओ, यदि जी कम कर दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, जी और कम कर दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, और कम कर दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, जी जीरो कर दिया जाए तो अभी सैटेलाइट में देखे थे रिपल्सन हो गया, ये ऐसे हो गया था। mg के कारण ही तो ऐसे आया है नीचे की तरफ, यहां पे आया है। तो mg को बढ़ा दिया तो और आ जाएगा इधर, mg को और बढ़ा दे तो और आ जाएगा इधर, mg को और बढ़ा दे तो और आ जाएगा इधर, mg इनफाइनाइट कर दे तो चिपक जाएंगे बावजूद इसके रिपल्सन। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब हमको ये बताओ कि जी इफेक्टिव बढ़ गया कि नहीं। इसका मतलब साफ है कि थीटा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग। और ये इसी की बात करनी थी हमें। यदि कोई पूछेगा कि अब नया एंगल क्या है, अब नया एंगल क्या है, या नए एंगल के लिए रिलेशन क्या है, मैं फिर से करने नहीं जा रहा हूं। जो किए होंगे हम लोग पिछले क्लासेस में, जो किए हैं, जहां जी आया होगा केवल जी की जगह जी प्लस ए लिख लेना और सही हो जाएगा। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए
एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं केस, नेक्स्ट केस। इसको आप लोग पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यदि ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेशन हो, जो कि जी से कम हो, नीचे एक्सेलरेशन हो सकता है कि ये की वैल्यू दे भी दे वो g/4, g/2, g/n, फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि हमें एक टर्म में बता रहे हैं कहीं नीचे g/2 दिया है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं, नीचे एक्सेलरेशन है। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, बात इस क्वेश्चन में नीचे एक्सेलरेशन के फ्रेम के लिफ्ट की बात नहीं होती है, कहीं और भी होती है, ये भी समझने की जरूरत है। एनीवे, तो जी इफेक्टिव, ये फ्रेम नीचे एक्सेलरेटेड है, उसके अंदर ये बात हो रही है कि थीटा का क्या होगा। ये जो थीटा ग्राउंड पर ऐसे था, यदि लिफ्ट में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये थीटा पहले से कम होगा, ज्यादा होगा, कि वही रहेगा, कि क्या होगा। इफेक्टिव ग्रेविटी निकालना होगा, फिर हम लोग सोचेंगे कि क्या होगा। आपको याद है कि हम लोग ये वाला तो वो बनाया हूं जो होता ही है, जो अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही वाला है। अब बताओ, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे एक्सेलरेशन है, तो इसका उल्टा जोड़ लो इसमें और कहो कि इधर है ए। जरा नेट बताओ कितना, इधर है, इधर जी। आंसर है नीचे की तरफ है g माइनस ए। अब बताओ, इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे की तरफ कम हो गई है, इसका मतलब ये दूर हो जाएगा, इसका मतलब ये दूर हो जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा था। तो यहां पे थीटा इंक्रीज कर जाएगा, यहां पे थीटा इंक्रीज कर जाएगा, ये समझना है। यदि इसको हम लोग एक और केस बनाए, कह दें कि ऐसा है कि ये फ्री फॉल है, यदि हम ये कह दें कि ऐसा है कि ये फ्री फॉल है, इसका लिफ्ट का रोप टूट गया, पूरा लिफ्ट जा रहा है नीचे फ्रीली, जिससे टंगा हुआ था वही लिफ्ट टूट गया और नीचे जा रहा है फ्रीली, इसका मतलब ए की वैल्यू जी हो चुकी है। ऐसे में कंफ्यूजन ये होता है कि इसका इफेक्टिव ग्रेविटी 0 आएगा, तो वो सोचते हैं कि यही जी लिखें, ये क्या कर रहे हैं। आपको याद करिए मैं क्या बताया हूं, आपको जो एक्चुअल है जी वो तो बनाना ही है, ग्रेविटी वाला जी तो आपको बनाना ही है, और बाकी जो एक्सेलरेशन है इसका, बताइए इस बार जी नीचे है कि नहीं एक्सेलरेशन, तो उल्टा करके जोड़ना होगा, एक्सेलरेशन जी है नीचे, उल्टा करके जोड़ना होगा जी, इफेक्टिव ग्रेविटी 0। आपको इसमें मैं बात भी किया था, फ्री फॉल केस, किसी भी लिफ्ट का, किसी भी चीज का फ्री फॉल केस में इफेक्टिव ग्रेविटी हम लोग 0 मानते हैं, 0 होता है, 0 से ही चीजें आती हैं, और रीजन है कैसे आती है वो मैं बता चुका हूं। आप इसमें इसके अंदर रहेंगे तो आप ग्रेविटी फ्री फील करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन पैर पे आपका 0 हो जाएगा, हर जगह टेंशन इस तरह का हैंगिंग बॉडी में 0 जाता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ये ऐसा चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री और पाई रेडियन, ये हो जाएगा, थीटा इंक्रीज कर जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है वो एंगल दे दें, आधा एंगल करके कर दें, एक्सेलरेशन बताइए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने के लिए, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, इसी में कुछ और बातें कर लेते हैं, इसी में कुछ और भी दूसरी बातें कर लेते हैं।
इसी में बात हम लोग ये कर लेते हैं, केस बनाते हैं। अब एक्सेलरेट नहीं कराते हैं इसको, कहते हैं ऐसा है भाई ये ग्राउंड पे ही है, एक्सेलरेट नहीं कराते हैं। एक्सेलरेट करवा लिए बहुत हो गया। अब ये कहते हैं कि ऐसा है, एल एल थीटा मास एम एम क्यू क्यू। क्वेश्चन ये है, हालांकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। यदि कोई कहता है कि नहीं ऐसा है ना कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट को एक लिक्विड में डाल दिया गया, समझने की जरूरत है। यदि पूरे इस अरेंजमेंट को लिक्विड में, किसी लिक्विड में, वाटर में या किसी में भी इमर्ज्ड कर दिए कंप्लीटली, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। कह रहे हैं कि जो सॉलिड बॉडी पार्टिकल है उसका रोएस है, रो सॉलिड, डेंसिटी ऑफ balls, रोयल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। अब ये क्या 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 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं यदि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो रो एस, रो एल और K के बीच में रिलेशन बताइए। चाहे कोई इसमें से एक चीज दे कि दूसरा चीज पूछ ले कि वही बताइए। चाहे वो ये कहते हैं कि के में कोई चेंज नहीं है तो क्या नया थीटा हुआ। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जरूरत यह है, कॉन्सेप्ट इसे नहीं कहते हैं कि वो कुछ वैल्यू दे दिए और उसमें कुछ और भी चीजें चेंज कर दिए। इमेजिन करिए सब करके फिर से लिफ्ट में एक्सेलरेट कर दें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्या मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। ये जरूरत नहीं है कि हमें इसका आंसर याद करना है, इसका रिलेशन। यदि चीजें रिलेशन याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं भी है तो आपको आना चाहिए कि कैसे हो सकता है, और याद है भी तो ये याद होना चाहिए कि ये कब होगा कब नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, थीटा, यदि क्वेश्चन अपने से ऐसे बनाता हूं, थीटा नो चेंज, थीटा नो चेंज मतलब थीटा वही रह गया, तो रिलेशन क्या होगा, के रोएस रोएल में। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। नीचे है mg, इसके द्वारा इस पे है फोर्स F, इस पे है T रस्सी के द्वारा, लेकिन ये जो लिक्विड है वो बॉयंट फोर्स लगा रहा है FB। ये रहा θ/2, यही रहा θ/2। आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो मैं उसमें सॉल्व करके निकाल चुका था कि कहा था कि T cos θ/2 बराबर T cos θ/2 ऊपर बराबर mg था, और T sin θ/2 बराबर F था। आप लोगों को याद होगा तो ठीक है। हो क्या रहा है, ध्यान से, हो क्या रहा है, हालांकि फिर से इसको अलग से लिखा जा सकता था,
लेकिन मैं थोड़े छोटे में करने की कोशिश कर रहा हूं। डिवाइड किया और ये आया tan थीटा बाई 2 बराबर f बाई mg। tan थीटा बाई 2 बराबर f बाई mg। फिर से यदि मैं ये पहले वाला था, मतलब बिना इमर्ज किए हुए यदि थीटा है, इमर्ज करने के बाद भी थीटा है, इसका मतलब फिर से यदि मैं लिखूं कि tan थीटा बाई 2 अगेन f डैश बाई mg इफेक्टिव। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अभी आपको पढ़ाया था कि g इफेक्टिव किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होता है, लेकिन यदि छोटे में करना है इसको, एक और पॉइंट ध्यान से मेरी बात सुनो, यदि इसको छोटे में करना है किसी और तरीके से, तो एक काम करते हैं, जब फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो, कोई फोर्स लगे, फोर्स कांस्टेंट फोर्स, बॉयंट फोर्स टाइप का कांस्टेंट फोर्स लगे, तो जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक इक्विवेलेंट जोड़ते हैं। इस बार उल्टा नहीं करते हैं, फिर से सुनो ध्यान से। जब फ्रेम जिसमें चीजें हैं वो फ्रेम एक्सेलरेटेड है, पूरा फ्रेम एक्सेलरेटेड है, 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 फ्रेम यदि एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन उल्टा करके जी में जोड़ते हैं। लेकिन फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो, कोई फोर्स लग रहा हो कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हालांकि इफेक्टिव ग्रेविटी टाइप का चीजें नहीं ली जाती हैं, लेकिन मैं आपको छोटे में करवा रहा हूं। यदि ये ना करवाता तो मैं फिर से ये फोर्स बैलेंस करता, ये बैलेंस करता, फिर सॉल्व कर देता और आंसर आता, वो वैसे भी आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं थोड़ा छोटे में कर रहा हूं। तो जब कोई फोर्स लगे तो उल्टा नहीं करना, इस बार बस मास का डिवाइड करके और उधर ही एक जी में जोड़ के जी इफेक्टिव सोचना है, जी इफेक्टिव के नाम पे। इसीलिए मैं जी डैश लिख दिया हूं। और कहा गया था कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं लिखने जा रहा हूं tan थीटा बाई 2 बराबर, या फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। बल्कि आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा कि f बाई एम जी बराबर f डैश बाई एम जी डैश। आपको याद है ये जो f लगता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण बाई के हो जाता है, शुरू में पढ़ा चुका हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मतलब f बाई के। तो सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ा आसान सा हो जाएगा यार, तो बढ़िया है, बहुत आसान केस। करते हैं इसको सॉल्व, आसानी से होगा ये, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लिखता हूं मैं, एम तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, f बाई जी बराबर f बाई के, और g डैश की जगह g माइनस एफ बी बाई एम। याद करिए, g में फोर्स बाई मास, वैसे ही उल्टा करके नहीं, वैसे ही यदि ऐसे है तो ये माइनस इधर आता तो प्लस ऐसे, और हो गया। करता हूं मैं, देखते हैं। एफ कैंसिल, 1 बाई जी बराबर 1 बाई के जी माइनस 1 बाई एम। एफ बी आपको याद है वी रो जी होता है, वी रो जी बॉयंट फोर्स। तो वी इसका कितना होगा, वॉल्यूम, मास बाई डेंसिटी। ध्यान से, मास बाई डेंसिटी सॉलिड। वी ये लिख रहा हूं, ये 1 बाई एम लिख चुका हूं, वी
रो जी आ गया 1/g बराबर 1/g के 1 माइनस mm कैंसिल रो l बाई रो s। मैं तब की बात कर रहा हूं, इसको आप पॉज करके इसको आप लिख भी सकते हैं कि क्या होगा। तो वैल्यू कितना आया, यहां पे लिख देता हूं, g और g कैंसिल, वैल्यू आया के 1 माइनस रो l बाई रो s बराबर 1। ये रिलेशन है, ये समझना है। यदि इसको और ऐसे कर लें तो ऐसे करें के रो s माइनस रो l बराबर रो s। तो ये इनमें चीजें दी जा सकती थी। अब इमेजिन करिए कि रिलेशन है रो s रो l और k का, और मैं नो चेंज थीटा के लिए मैं कुछ दे दूं, कुछ पूछ लूं आपसे, निकाल लीजिएगा। कहा जाएगा रो s बताइए, निकाल लीजिएगा, रो l बताइए, निकाल लीजिएगा, k बताइए, निकाल लीजिएगा। यदि कोई कहता है, एग्जांपल लेते हैं ध्यान से, यदि कोई कहता है कि नहीं आप बताइए, यदि रो l रो s हम दे रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हम बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रो s बाई रो s माइनस रो l। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। यदि हम लोग ऐसे सोचेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ सकते हैं, यदि हम लोग ऐसे सोचेंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। अब अंतिम इसमें जो सेक्शन है, जो इस पे क्वेश्चन बनता है, वो ये है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अंतिम केस बना रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बात कर चुका हूं कि केसेस बहुत सारे पॉसिबल है। केस चलिए देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है ये L है, ये L है, कहा जा रहा है L है, ये है अल्फा है, ये बीटा है, मास m1 है, मास m2 है, चार्ज q1 है, चार्ज q2 है, और जो L है ये बराबर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यदि सिमेट्री होगी, m1 बराबर m2 होगा, q1 बराबर q2 होगा, तो ऑब्वियस है अल्फा बराबर बीटा होगा। यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बल्कि लिख लेता हूं, यदि m1 बराबर m2 होगा एंड q1 बराबर q2 होगा, तो ये बात सही है, अल्फा बराबर बीटा होगा। यही पढ़े थे अभी, नया तो पढ़ नहीं रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि m1 बराबर m2 हो, m1 बराबर m2 तो हो, पर एंड q1 q2 दोनों बराबर ना हो, ऐसे केस में अल्फा बराबर बीटा होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है अल्फा बराबर बीटा ही होगा। यह समझने की जरूरत है। मतलब अल्फा बराबर बीटा होने के लिए केवल मास का बराबर होना जरूरी है, केवल मास का बराबर होना जरूरी है। यदि मास अलग हो जाएगा तो तब ये अल्फा बीटा गड़बड़ा जाएगा।
अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मास बराबर होने से इसलिए हमेशा रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ Q1 Q2, क्योंकि ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Q1 बड़ा हो चाहे Q2 बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पे फोर्स बराबर लगता है। फिर सुनो ध्यान से, Q1 बड़ा हो चाहे Q2 बड़ा हो, दोनों पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर लगता है। उसकी वैल्यू होती है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब चार्ज Q1 Q2 बराबर हो या ना हो, अल्फा बराबर बीटा तो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर तो फिर M1 M2 के अलग होने में क्या है? सो यदि M1 M2 अलग अलग होगा तो ये जो mg फोर्स लग रहा है वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो आपस वाला फोर्स नहीं होता, वो अर्थ वाला फोर्स लगा रहा है। अर्थ, मेरी बात समझ में आ रही क्या? मैं ये कर रहा हूं कि जो M1G है और जो ये M2G है, ये यदि मास अलग अलग हो जाएगा तो ये आपस वाला नहीं है, ये अर्थ वाला फोर्स है और गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान देने की बात है, मास बराबर हो, मास बराबर हो, इसका मतलब चार्ज बराबर हो या ना हो, अल्फा बीटा दोनों बराबर ही होगा। लेकिन यदि M1 बराबर M2 न हो और चार्ज बराबर हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज बराबर हो या ना हो मतलब Q1 बराबर Q2 और Q1 नॉट इक्वल टू Q2, दोनों ही केस में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। रीजन, ये जो mg लग रहा है उसके कारण जो अलग अलग फोर्स है, ये वाला फोर्स कुछ भी हो जाए सेम होगा, ये रीजन है। अगला पॉइंट, जो अगला ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है, यदि चलिए यदि M1 को बड़ा कर देते हैं, M1 ग्रेटर देन M2, तो फिर से मैं कहूंगा हमें चार्ज में बड़ा Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, कौन बड़ा है, क्यों, कोई मतलब नहीं है। यदि M1 बड़ा है M2 से तो फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में एक्सट्रीम केस ले लो, बड़ा मजा आएगा, बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। यदि मैं इसको भारी कर दूं, अभी बराबर है तो सेम एंगल है, यदि मैं इसको भारी कर दूं तो ये नीचे जाएगा, इसको मार देगा धक्का, उधर चला जाएगा। मान लो एक्सट्रीम केस 100 केजी है, कितना है, 100 केजी है और ये 2 ग्राम है। 100 केजी है और ये 2 ग्राम है, तो हमको तो लगता है तब तो ये सीधा रहेगा, ये सीधा रहेगा और इसको धक्का मार के उधर टांगा रहेगा इसको। इसका मतलब जो मास बड़ा होगा उसका अल्फा छोटा होगा, अल्फा छोटा होगा। इसका मतलब साफ है अल्फा लेस देन बीटा। तो क्या हम लोग इस तरह की बातें भी, क्या लेंथ बदल दें, लेंथ कम कर दें तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंथ अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, इस तरह की बातें हम लोग सोच सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं अल्फा बीटा पे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस पे सोचिएगा, एक ही क्वेश्चन पे कितना बात की जाए। लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि यदि अल्फा यदि कितना, इसको इमेजिन करिए कि अल्फा यदि ग्रेटर हो गया है, सॉरी अल्फा लेस हो गया है, तो इसको गाड़ी में रख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, हमको लगा कि मैं पहली बार मैं खुद भी सोच के आपको बोल रहा हूं कि एक गाड़ी को, गाड़ी के अंदर है, गाड़ी को कितना से एक्सेलरेट कराएं ये फिर दोनों एंगल बराबर हो जाए, क्वेश्चन है। हमको लग रहा है बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं। हालांकि आपको एक दुनिया में कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तो स्पॉन्टेनिटी के तौर पे आया है। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज होते रहते हैं, आप भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, सोचते रहिए, एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी यही रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन नए एग्जाम में मिल जाते हैं। आपको लगता है कि ये कैसे, हमको तो लगता था कि हम तो सब क्वेश्चन किए हैं, रोडो किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, लेकिन ये क्या नया क्वेश्चन आ गया। तो चलिए, यदि आपका मन करता है तो इस पर ट्राई भी करिएगा
कि यदि ये m1 बड़ा है m2 से तो अल्फा जरूर छोटा हो गया होगा। बराबर करने के लिए गाड़ी को, यदि गाड़ी के अंदर है तो एक्सेलरेट करना होगा उधर की तरफ, तो ये बराबर हो सकता है। बताना है कि गाड़ी का कितना एक्सेलरेशन हो कि अल्फा और बीटा दोनों फिर से बराबर हो जाए, इस केस के लिए भी। चलिए, तो आप लोग इसमें सोचते रहिएगा, काम करते रहिए, जो भी किताबें आपके पास हैं वो बनाते रहिए। बाकी मैं आपको तो बताता ही रहता हूँ और जितना भी डिटेल हो सकता है सारी बातें करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।